क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मुझे पता नहीं आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तब आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको मेरी आवाज़ पहुँच रही है। मैंने वीडियो बनाया था और वो आवाज़ नहीं था उसमें, तो मैंने इसलिए फिर से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। ये वीडियो में बेसिकली मैं सोच रहा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या है। आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच से पहले आज इंडियन टीम ने एडिलेड में प्रैक्टिस की, दिल लगा के प्रैक्टिस की, जोरों शोरों से प्रैक्टिस की। आपने देखा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा सब आए थे प्रैक्टिस करने के लिए, ऋषभ पंत भी थे। बेसिकली सारा फोकस ये था कि हम प्रैक्टिस करें और ये दूसरे टेस्ट मैच को पूरी तरह से भुला दें। और अगर आप देखें तो सुनील गावस्कर साहब ने भी यही कहा था उनसे कि होटल में ना रहें, प्रैक्टिस करने जाएं। और उसी के मद्देनजर उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया आज, और ये अच्छी बात है। कल हमने बात की थी रोहित शर्मा के फॉर्म के बारे में, और कैसे वो अपने करियर के उस पड़ाव पर है जहां से उनका वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पर अब आज मैं सोच रहा था किस पे बात करें, तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मैं जो है आज हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह के सपोर्ट कास्ट में, कि आखिर कौन है जो जसप्रीत बुमराह का साथ देंगे इन आने वाले 3 टेस्ट मैचों में और आने वाले दिनों में टेस्ट क्रिकेट में। तो मैं सोच रहा था 10 साल का एक सैंपल साइज ले लेते हैं। 2014 में जब विराट कोहली कप्तान बने थे, टेस्ट कप्तान, तब उन्होंने रवि शास्त्री के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि हमें एक पेस अटैक बनाना है। तो तब उस टीम में थे भुवनेश्वर कुमार, वरुण आरन, उमेश यादव, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी। फिर धीरे धीरे वरुण आरन चले गए टीम से, फिर उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा थे। फिर 2018 के शुरुआत में, 2017 के एंड तक उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अब इस लाइनअप में एक एक्स फैक्टर चाहिए होगा, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे पर 2018 जनवरी में जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट में उतारने का फैसला किया। चले यहां तक तो ठीक था। फिर बाद में धीरे धीरे साल के एंड तक आपने भुवनेश्वर कुमार और 2019 तक टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए। फिर धीरे धीरे जो है उमेश यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह मिलाकर एक पेस अटैक बनी, एक डेंजरस फास्ट बॉलिंग अटैक। शार्दुल ठाकुर भी ऐड हुए उस लाइनअप में, और उसके तहत भारत जो है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत पाया 2018-19 में। इंग्लैंड में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 2018 में जीता सिर्फ एक टेस्ट में, 4 हार गए। उसके बाद जो है धीरे धीरे कोविड के वजह से ऐसा हो गया कि ईशांत शर्मा थोड़ा थोड़ा फॉर्म के बाहर जाने लगे, चोटिल होने लग गए। उमेश यादव जो है वो फॉर्म में थे, घर पे भी फॉर्म में थे, बाहर भी जाके विकेट लेते थे। पर जैसे जैसे कोविड अपने चरम पर था, तब शार्दुल ठाकुर ने अपना इम्पैक्ट डाला अपने प्रदर्शन के साथ, और जो धीरे धीरे ईशांत शर्मा बाहर चले गए 2021-22 तक टेस्ट टीम से। फिर उसके बाद 2022 के एंड तक उमेश यादव भी बाहर चले गए टेस्ट टीम से, और बच गए सिर्फ मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद सिराज का एडिशन हुआ 2021 में इंग्लैंड के दौरे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 2020-21 में। पर मोहम्मद सिराज जिस सिस्टम से आए थे ऊपर, वो आए थे इंडिया ए के लिए खेलकर, और उसके बाद हैदराबाद के लिए भी काफी क्रिकेट खेला, पर ज्यादातर जो है उन्होंने इंडिया ए के लिए लाल गेंद से गेंदबाजी की थी, जिसकी वजह से उन्होंने विकेट निकाला था। उसके बाद वो ग्रेजुएट किए थे। ऐसा लग रहा था एक प्लान था उनको ग्रेजुएट कराने में, और उसी के तहत जो है फिर बाद में मुकेश कुमार भी आगे आए पिछले साल। मोहम्मद शमी इंजर्ड हो गए, पर जो ओरिजिनल पेस अटैक था वो धीरे धीरे कम होते गया। अब ऐसा हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली कोविड जो हुआ, उसके वजह से रणजी ट्रॉफी कम हुआ, उसके वजह से इंडिया ए के टूर्स भी कम हो गए। तो वो जो ग्रेजुएशन प्रोसेस था वो कम हो गया है, और वो जो हमें टैलेंट मिल रहा था वो लाल गेंद पर, बिकॉज इंडिया ए पे ज्यादातर वो लाल गेंद से खेलते हैं, और वो 4 डे मैचेस ही खेलते हैं। तो उस चक्कर में ये हुआ कि हमें उस लेवल के टैलेंट नहीं मिले जिस लेवल की हमें जरूरत थी गेंदबाजी में। ऐसा लग रहा था कि मुकेश कुमार उस लेवल पर जाएंगे, पर उनके पास वो पेस नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा को पिछले साल साउथ अफ्रीका में उतारा गया था, और ये कहा गया था कि ये ईशांत शर्मा का रिप्लेसमेंट है, बाउंस मिलता है, हिट द टेक बॉलर, पता नहीं क्या क्या बोला था सबने। पर अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। आप इस दौरे पर ले लीजिए, आपके पास नेट बॉलर के तौर पे कौन है? नवदीप सैनी। अब नवदीप सैनी माफ कीजिए, 6 साल से टीम के साथ घूम रहे हैं नेट बॉलर के तौर पर, ग्रेजुएशन नहीं हुआ।
2021 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू जरूर किया था, पर उतना ज्यादा असर नहीं डाला। खलील अहमद एक लेफ्ट आर्मर, वो इंडिया ए के साथ इस सीरीज के पहले थे, पर वो भी छोटे लोग हैं इसलिए वो वापस चले गए, तो नेट बॉलर के तौर पर वो भी होते हैं, पर खलील अहमद जो है वो उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, वो भी नेट बॉलर के तौर पर ही रह गए हैं। और अब खलील अहमद की जगह पर यहाँ पर यश दयाल मौजूद है। तीसरे नेट बॉलर इस दौरे पर इस वक्त है मुकेश कुमार। अब मसला यह है कि आपका जो नेक्स्ट लाइन ऑफ फास्ट बॉलर्स होना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट के लिए, व्हाइट बॉल को तो आप छोड़ दें, व्हाइट बॉलर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर क्योंकि आपके पास आईपीएल जैसा एक टूर्नामेंट आता है, रेड बॉल के लिए ऐसा होता है कि आपके पास आवेश खान आगे नहीं आए हैं, खलील अहमद का मैंने बताया आपको, मुकेश कुमार के पास पेस नहीं है, एज भी नहीं है उनके पास। शार्दुल ठाकुर जो एक स्टॉक बॉलर का रोल करते थे, उनके बारे में कप्तान कोच गौतम गंभीर ने कह दिया कि हमें आगे देखना है, तो उनको भी बाहर कर दीजिए फिर आप। और आपके पास फिर हो जाता है नवदीप सैनी, जो पिछले 6-7 साल से टीम के साथ घूम रहे हैं नेट बॉलर के तौर पर। तो आपका जो नेक्स्ट क्रॉप ऑफ लाल गेंद से गेंदबाजी करने वाले जो गेंदबाज हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं ये सिस्टम की फेलियर है, कहीं ना कहीं ये एक फेलियर है, आपको स्पॉट करने का जो जरिया है उसका एक फेलियर है, क्योंकि बीच का जो 2-3 साल जो आपका रणजी ट्रॉफी और इंडिया ए का दौरा नहीं हुआ, उसका असर आपको अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका सप्लाई लाइन खत्म हो गया है। आपने आकाशदीप को ट्राई किया साल के शुरुआत में, उन्होंने इंपैक्ट डाला, स्किडी बॉलर है, उन्होंने इंपैक्ट डाला, फिर आपने उनको खिलाया नहीं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। हर्षित राणा जो टीम के बाहर थे, टीम में आए और उनको सीधा उन्होंने डेब्यू करा दिया पर्थ में, अच्छी गेंदबाजी की, पर एडलेड में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। बेचारे बहुत युवा गेंदबाज है, सीख रहे हैं वो अभी गेंदबाजी करने के लिए, सीधा वो उन पर अब सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। अब जो रिजर्व में है उसमें आकाशदीप है, वो क्या करेंगे पता नहीं। उसके अलावा आपके पास विकल्प क्या है इस दौरे पर? प्रसिद्ध कृष्णा है, प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर आप कितना निर्भर हो सकते हैं इस दौरे पर? क्या कर सकते हो प्रसिद्ध कृष्णा बेचारे, वो कितना और गेंदबाजी कर लेंगे? आकाशदीप है आपके पास, तो या तो आप आकाशदीप के पास वापस जाए या प्रसिद्ध कृष्णा के पास जाए जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, पर क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? उन्होंने एक बार पहले ही आपको निराश कर दिया है टेस्ट क्रिकेट में। इस सब के बीच में आ जाते हैं दो गेंदबाज जो पिछले 3 साल से आपके स्तंभ बने हुए टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि मोहम्मद शमी अभी भी फिट नहीं हुए हैं, वो है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। अब दिक्कत यह है कि जसप्रीत बुमराह पिछले टेस्ट मैच में एडलेड में 2 बार फिजियो ने आके उनका मुआयना किया, तो सबकी सांसें रुक गई, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए और उनको कुछ हो गया तो समझ जाइए ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो आप भूल जाइए, आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी भूल जाइए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा आपको। तो आपको ये करना है कि आपको किसी तरह पता कराना है कि आपका अगला लॉट क्या है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद चलिए 4-5 महीने का गैप होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी होगा। आगे क्या होने वाला है? उसके बाद इंग्लैंड का दौरा है, 5 टेस्ट मैच, तब कौन होगा आपका तेज गेंदबाज? लाल गेंद से कौन है जो गेंदबाजी करने वाला है आपके लिए? कौन है जो विकेट निकालेगा? क्योंकि आपको फॉर्म भी चाहिए, फिटनेस भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए कि आप दिन में 4 स्पेल डाल सके। ऐसे गेंदबाज हैं आपके पास जो गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 ओवर डालना और 4 स्पेल डालना एक दिन में, टेस्ट क्रिकेट में 2 अलग अलग चीजें हैं। क्या कर पाएगा भारत? कौन है वो? को है जो सिस्टम में जो लाल गेंद से गेंदबाजी कर सके? या सिर्फ हम जसप्रीत बुमराह पर भरोसा करके बैठे हुए हैं? या हम इस पर भरोसा करके बैठे हुए हैं कि मोहम्मद शमी फिट होके आ जाएंगे? मोहम्मद शमी भी 34 साल के हो गए, कितने बार आप पीछे जाते रहोगे? आपने अगर फैसला किया कि आप ईशांत शर्मा, उमेश यादव के आगे जाने वाले हो, तो वही चीज आपको फिर मोहम्मद शमी के साथ भी करना पड़ेगा बहुत जल्द। कब तक आप भरोसा करते रहोगे? मोहम्मद सिराज भी अभी यंगस्टर नहीं है, वो भी 30 साल के हैं। कब तक चलेगा ये? क्या है प्लान? हम सब बैटिंग में हम नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, बॉलिंग में नेक्स्ट जनरेशन कहाँ है? आपने जल्दबाजी में सारे पुराने गेंदबाजों को बाहर कर दिया, पर यहां पर आपका नेक्स्ट जनरेशन कहाँ पे है? बुमराह पर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, एक अकेले बुमराह पर। कहा 2 साल पहले, 3 साल पहले तक आपके पास 4-5 गेंदबाज थे, तेज गेंदबाज थे, अब सडनली आप एक गेंदबाज पर आकर निर्भर हो गए। दिस इज अ वेरी बैड साइन, ये बहुत खराब साइन है। टेस्ट क्रिकेट में आपको अगर सरवाइव करना है तो सिर्फ आप एक तेज गेंदबाज पर भरोसा नहीं कर सकते। जो प्लान मोहम्मद रवि शास्त्री और विराट कोहली ने बनाया है, आपको उस प्लान के तहत अभी आगे का सोचना है। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, आने वाले 7-8-10 साल में क्या होने वाला है आपका प्लान, कैसे करोगे आप? जसप्रीत बुमराह के आगे क्या है? जसप्रीत बुमराह का उत्तराधिकारी कौन है? मोहम्मद शमी का उत्तराधिकारी कौन है? कैसे बनेगा फिर एक पेस अटैक? इसके बारे में कोई सोच है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि सारा फोकस वाइट बॉल क्रिकेट पर है। चले, मुझे तो लग रहा है, मुश्किल लग रहा है भारत को टेस्ट क्रिकेट में आने वाले दिनों में एक जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट। आपको क्या लग रहा है? क्या इस सीरीज में इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है जसप्रीत बुमराह पर? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।